तो मैं बता रहा था बेटा कि मोलिकुलर फिजिक्स में हमारे पास एक मॉलिक्यूल के पास, मोलिकुलर फिजिक्स में हम बात कर रहे थे कि एक मॉलिक्यूल मेनली पोजेसेस 3 टाइप ऑफ एनर्जी। तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है बेटा किसी मॉलिक्यूल की, ठीक है ना, वो कौन कौन सी होती है? एक मैंने कहा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से होती है। दूसरी मैंने कहा उसके पास कौन सी होती है बेटा? वाइब्रेशनल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द न्यूक्लियस होती है। और तीसरी जो होती है बेटा, ड्यू टू, क्या बताया मैंने आपको? रोटेशनल मोशन ऑफ द न्यूक्लियस होती है। ठीक है, मैंने कहा था कि जब ट्रांजिशन होता है बेटा दो मोलिकुलर लेवल्स के बीच में, व्हेन ठीक है, व्हेन द ट्रांजिशन टेक प्लेस बिटवीन टू लेवल्स या टू स्टेट्स कह सकते हो, मोलिकुलर स्टेट्स, देन जो भी चेंज इन एनर्जी होगी बेटा, देन चेंज इन एनर्जी अपीयर्स एज EM रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वो डिपेंड करेगा बेटा, लोअर से हायर में जा रहे हो तो वो EM रेडिएशन एब्जॉर्प्शन होगी, अपर से लोअर में आ रहे हो वही जो, वो तो खैर जो एटम्स में होता था वही यहाँ पर भी होगा बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो उस केस में जब ट्रांजिशन होगी बेटा, तो टोटल, मैंने कहा टोटल एनर्जी में जो चेंज आएगा, इट मे बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इट मे बी ड्यू टू वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज, और इट मे बी ड्यू टू रोटेशनल पार्ट, रोटेशनल था। ठीक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है बेटा, या तीनों भी हो सकते हैं, कोई दो हो सकते हैं, या कोई एक पार्ट भी हो सकता है एक बार ट्रांजेक्शन में। ठीक है, एंड फॉर ए मॉलिक्यूल मैं बताऊं आप लोगों को बेटा, फॉर ए मॉलिक्यूल जो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी बेटा, दैट इज मच ग्रेटर देन चेंज इन एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल। ठीक है, एंड विच इज मच मच ग्रेटर देन चेंज इन रोटेशनल पार्ट। और इसलिए ये एनर्जी सबसे ज्यादा होती है बेटा, और इसलिए यहां से जो मोलिकुलर स्पेक्ट्रा पैदा बनेगा, जैसे आपने स्पेक्ट्रा लाइन, जैसे सिंपल लाइमन बामर पास्टन स्पेक्ट्रा पढ़ा, फिर उसको एलएस कपलिंग की वजह से फाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा, ठीक है कि नहीं है? देन आपने जीमेन इफेक्ट में वो फर्दर स्प्लिटिंग पढ़ी, स्टार इफेक्ट में, तो वो सारे स्पेक्ट्रम्स ही थे, है ना। और उसी तरह, लेकिन वो एटम के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे आप, हर जगह एटम का स्पेक्ट्रा था, ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ बेटा। तो जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आएगा, मान लीजिए सिर्फ हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की वजह से आया। ठीक है, तो 10 नंबर 1 अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, molecular spectra that arises due to transition between the electronic levels, इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के लेवल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स। तो आपने कहा उसकी, सब मान लीजिए इसकी वजह से आ रहा है, इस पार्ट की वजह से आ रहा है, तो आपने कहा इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है कि नहीं? तो वो मोलिकुलर स्पेक्ट्रा किसमें होगा? जैसे याद करो, अगर बिल्कुल बोहर्स मॉडल में चले आप बेटा, तो लाइमन सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज सबसे पहले आती थी अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, फिर बामर सीरीज आ जाती है, उससे थोड़ी कम एनर्जी वाली आ जाती है। अल्ट्रावायलेट के बाद विबग्योर यानी विजिबल रीजन आ जाता है आपके पास, तो वो हाई एनर्जी वाली है। ठीक है कि दोनों की दोनों। तो दिस सिमिलरली पहली जो लाइन है वो वहां पर लाइमन, दूसरी बामर, तो उसी तरीके से ये वाली एनर्जी भी जो होती है बेटा, इट फॉल इन अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन के अंदर ये लाई करता है बेटा, ये वाली चीज है, अब वो नोट करने वाली। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास मोलिकुलर स्पेक्ट्रा किस वजह से राइज हो रहा है बेटा, खाली मान लीजिए वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, है ना, एंड इफ ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन द वाइब्रेशनल लेवल, अगर हम खाली वाइब्रेशनल लेवल्स की बात करते हैं, तो देखो आपने कहा इससे कम एनर्जी होगी बेटा वाइब्रेशनल की। तो अगर EM स्पेक्ट्रम तो याद होगा ही आपको, है ना, वो तो मेरे ख्याल में 11th क्लास से स्टार्ट होता है, आप लोग हर क्लास में पढ़ते हुए आते हैं। तो अल्ट्रावायलेट विजिबल, अल्ट्रावायलेट विजिबल से नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका, इंफ्रारेड रेज आ जाती है कि नहीं आ जाती है, तो इट विल फॉल इन
IR रीजन, इट विल लाई इन IR रीजन। ठीक है, कौन सा, जो बेटा किसकी वजह से होगा, वाइब्रेशन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन की वजह से होगा, वो IR रीजन के अंदर होगा। ठीक है, और जो तीसरा बच गया मेरे पास, उसकी एनर्जी और कम हो गई बेटा, और उसकी एनर्जी और कम हो गई किसकी, रोटेशनल की वजह से। तो बेटा ये जो होगा इट विल बी इन फार इंफ्रारेड बोलते थे, जैसे आप याद करो लाइमन, बामर, पास्टन, इंफ्रारेड, ठीक है, ब्रैकेट, वीफेंड, हम बोलते थे फार इंफ्रारेड, क्योंकि इंफ्रारेड जो होता है इट हैज वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन इट। ओके, और या फिर उससे भी कम चले जाएं तो माइक्रोवेव्स आ जाएंगी। तो ये जो होगा बेटा कौन सा, ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन, किसके बीच में, ट्रांजिशन बिटवीन द रोटेशनल लेवल्स, इट फॉल इन फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव के बीच लाई करेगा बेटा। ठीक है, यहां तक की बातें। तो इस तरीके से 3 एनर्जी होती है बेटा। अब हम 1 बाय 1 अगर हम बात करें इन सब की, मैं शुरुआत में यहीं से कर रहा हूँ, लास्ट वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। रोटेशनल लेवल के अंदर कि जो इसका स्पेक्ट्रा कैसा होगा, किस तरीके के इसके एनर्जी लेवल बनेंगे, और हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो एनर्जी होगी रोटेशनल लेवल्स की वो क्वांटाइज्ड होगी। इट कैन नॉट हैव कंटिन्यूअस वैल्यू, इट कैन हैव डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, तो हम शुरुआत लास्ट वाले से मैं कर रहा हूँ बेटा, और वो कौन से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा से शुरुआत कर रहा हूँ। रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और मैंने अभी कहा किस में आएगा बेटा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन में आएगा। तो ये मैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा निकलवा रहा हूं आपसे, कैसे कैसे क्या फ्रीक्वेंसी, जैसे मान निकाली थी आपने, बिल्कुल सबको याद रहता है वो, तो 1 बाय लैम्बडा जो होता है आपको रिडबक्स कांस्टेंट 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, तो वेव लेंथ, वेव नंबर बोलते थे आप। तो उसी तरीके से हम वेव नंबर निकालेंगे यहाँ पर ना, एक फार्मूला निकालेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के निकालने के लिए। ठीक है ना, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन फार इंफ्रारेड, और साथ में क्या करेंगे, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और हम साथ में क्या करेंगे बेटा, क्वांटाइजेशन की बात करेंगे यहाँ पर, क्वांटाइजेशन, इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं, और एंड क्वांटाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, मान लो हमारे पास क्या है कि ये कोई एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है बेटा। ठीक है, ये कोई एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लाइक यू कैन से HCl है। ठीक है, HCl है बेटा। मान लीजिए इसका मास बेटा m1 है, इसका मास m2 है, और ये इनके बीच की इंटरन्यूक्लियन डिस्टेंस है। दो न्यूक्लियस जो है ना बेटा, H की न्यूक्लियस और Cl की न्यूक्लियस, उनके बीच की डिस्टेंस है r है मान लीजिए। ठीक है, हमने मान लिया मतलब जिस रिजिड रोड से जुड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं बेटा, रिजिड रोड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए m है, ये m2 है बेटा, तो नो डाउट अगर मान लो मैं HCl का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं मान लेता हूं लेट m1 इज लेस देन m2 है, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी पार्टिकल के नजदीक होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। द सेंटर ऑफ मास जो होगा इट लाइज क्लोजर टू हैवियर मास। हमेशा सेंटर ऑफ मास जो होता है बेटा, यानी HCl का एग्जांपल है तो Cl के नजदीक होगा। अर्थ और सन को अगर डायटोमिक मानते हो, ठीक है ना, तो सन के नजदीक चला जाएगा जिसका मास ज्यादा हो। सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू हैवियर एटम। मान लेते हैं बेटा कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास m1 से ये डिस्टेंस r1 है, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, r2 है। एटम है ये ना, क्या लिख दिया मैंने, लाइज क्लोजर टू हैवियर एटम। ओके, मैंने मान लिया बेटा m1 से डिस्टेंस r1 है, m2 से कितनी है, r2 है। तो हमारे पास क्या आ गया, तो देखो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r हो गया, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, देखो बेटा आल्सो सेंटर मास। ठीक है ना, तो अगर हम कहें कि r1 r2 डिस्टेंस r1 एंड r2
are distances from center of mass. So then बेटा एक रूल था बिल्कुल प्लस वन में आपने m1 r1 प्लस m2 r2 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, मोमेंट्स ऑफ वेट्स वो हमेशा क्या होगा 0. सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा बेटा, बॉडी बैलेंस रहेगी हमेशा. और यहां से क्या आ गया देखो, m1 r1 इजिकल टू माइनस m2 r2 और r1 इजिकल टू माइनस m2 r2 डिवाइड बाई r1. माइनस साइन दिखाता है बेटा कि जो ये दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2 दे विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास. मतलब अगर एक लेफ्ट में तो राइट में होगा. मान लीजिए m1 ऊपर होगा तो m2 क्या होगा, नीचे होगा. समझ में आया? मतलब माइनस नेगेटिव साइन का मतलब तो क्या है, नेगेटिव साइन shows that the two atoms are opposite side of center of mass. Two atoms are opposite side, are on opposite side. समझ में आया बेटा? जैसे ये देख सकते हो, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में है ना. अगर मान लीजिए ऊपर नीचे बनाता तो एक ऊपर है तो एक क्या होगा बेटा, नीचे बनाएगा. ठीक है कि नहीं हमारे पास? तो ये होगा हमारे पास. अब देखो बेटा इसके बाद क्या होगा. इन मैग्नीट्यूड में बात कर लूं, मैग्नीट्यूड r1 इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, m2 r2 बाई r1. ये मैग्नीट्यूड में तो ना माइनस साइन दूसरा भी दिखा रहा है कि एक लेफ्ट में एक राइट में है. ठीक है, अपोजिट साइड्स में. ठीक है, पुटिंग इन वन देखो बेटा क्या आ गया, r1 की वैल्यू पुट कर लो. ये इट इज m2 r2 बाई r1 प्लस r2. रुको, कुछ गड़बड़ नहीं कर दी मैंने? हाँ गड़बड़ कर दी ना आपने. ये क्या कर दिया देखो, आपने बताया नहीं मुझे. है भाई, देख नहीं रहे हो? ये तो यहाँ पे तो हाँ m1 आएगा नीचे बेटा. पता है कॉन्सेप्ट से वैसे मुझे पता है यहाँ जाके क्यों लगा. मैंने कहा ये क्या हो गया, r से r कट गया, ये मास बचा और ये डिस्टेंस. मास प्लस डिस्टेंस, मास में तो डिस्टेंस कभी ऐड ही नहीं हो सकती. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है, बीच में हमने लिखने में कहीं गड़बड़ कर दी है. और ये गड़बड़ ये थी देखो बेटा, भाई मास में मास ऐड होगा, लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो ये क्या था, r1 निकाल रहे थे, यहाँ क्या जाएगा बेटा, m1 डिवाइड होगा. ये m1 की टर्म आएगी, यहाँ m1 आएगा. अब ठीक है, एंड दैट इज ठीक है. ये माइनस मत लगा देना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का जिक्र चल रहा है. यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस, अगर माइनस लग गया तो ये तो r2 माइनस r1 बन जाएगा, वो गड़बड़ कर देगी. ये टोटल डिस्टेंस है. ठीक है, और यहाँ से बेटा r2 आ गया आपके पास, r2 बाहर हो गया. मैं एलसीएम भी साथ में ले रहा हूँ. m1 प्लस m2 बाई m1 इज r, और दिस इज r2 इज इक्वल टू m1 r अपॉन m1 प्लस m2. देख रहे हो बेटा कि r2 m1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया. मतलब m1 जितना छोटा होता जाएगा r2 उतना ही छोटा हो जाएगा. और r2 छोटा होने का मतलब डायग्राम में देखो, सेंटर ऑफ मास m2 के पास चला जाएगा, हैवियर पार्टिकल के नजदीक चलता जाएगा. यानी कि जो हमने शुरू में लिखा था, इट ऑलवेज लाइज क्लोजर टू हैवियर मास. बोलो ठीक है कि नहीं यहाँ तक की बात बेटा? ओके, तो r2 आ गया. सिमिलरली r2 की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूं, नंबर 3 में पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, r1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, और पुट यूजिंग r2 इन इक्वेशन 3, तो r1 आ जाएगा बेटा आपके पास m2 r अपॉन m1 प्लस m2. ये देखो बेटा, ये मैं यहाँ पुट करूंगा ना r2 की वैल्यू, m2 m1 कट जाएगा, ऊपर m2 बच जाएगा, ये वाला m1 कट जाएगा, तो m2 r आ जाएगा बेटा. ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास. तो यहाँ से भी आप देख सकते हो बेटा, अब m2 जितना बड़ा, मतलब दूसरे पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा, r1 क्या होगा बेटा, उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा. इस तरीके से आपके पास. ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है. अब ये आ गया बेटा. अब मान लो ये पार्टिकल क्या करता है बेटा, अपने जो ये डायटोमिक मेरा मॉलिक्यूल है, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये बन गया एक्सिस ऑफ रोटेशन. और इस एक्सिस के अबाउट मान लो ये रोटेट कर रहा है, ये मेरा पार्टिकल इस तरीके से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है.
ठीक है, मुझे तो एनर्जी निकालनी ना, रोटेशनल एनर्जी निकालनी बेटा, ठीक है कि नहीं है। इफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, रोटेट्स थ्रू एन एक्सिस, ठीक है ना, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इज एक्सिस कैसे बेटा, परपेंडिकुलर भी है। अब यदि सेंटर ऑफ मास से पास गुजर रहा है तो ये वाला एक्सिस हो जाए, मान लो इसी लाइन को कोई बढ़ा दे आगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम्स, न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स कह लो, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग किस पहले में बहुत गड़बड़ पड़ता है, ज्वाइनिंग टू एटम्स, molecule rotate through an axis passing through center of mass and with angular velocity. Then किसी को रोटेशनल एनर्जी का फार्मूला पता है? हिंट देता हूं मैं, एक तो ओमेगा आता है उसमें, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो रोटेशनल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। Yes, 1/2 I omega, rotational energy of the system. बेटा E, और ये हम कौन सी चल रही है, रोटेशनल लिखो तो लिख लो, वरना ये तो आर्टिकल किसका चल रहा है, रोटेशन का चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बेटा लीनियर मोशन में होती है हाफ mv स्क्वायर। मास का रोल कौन प्ले करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी प्ले करती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर I जो पता है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो कैसे निकलता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली बात ये पॉइंट मास का काम करेंगे बेटा, एटम्स जो होते हैं, तो क्या मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर, तो ये जगह बेटा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, सीधा सीधा मोमेंट ऑफ मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट मास का काम करते हैं। r1 r2 हमने निकाल रखे बेटा, ठीक है। m1 r1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, m2 r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 बेटे r2 हो गया m1 r अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। बोलो ठीक है, यहाँ तक की बात है। जस्ट एलसीएम सेम ना जाएगा तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखें, ऊपर हो गया m1 m2 r स्क्वायर, ये हो गया m1 m2 का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर और उसके बाद चेक कर लेना बेटा, ये है ना, ये टर्म आ गई पूरी, और नीचे पूरा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और I आ गया बेटा मेरे पास, ऊपर से m1 कॉमन, m2 भी कॉमन बेटा, r स्क्वायर भी कॉमन, अंदर बच गया m1 प्लस m2, और नीचे जो है मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये आ गया m1, नीचे तो है यही डिनोमिनेटर में, तो बेटा एक m1 प्लस m2 काट दो, I आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, यह है बेटा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, सॉरी बस स्क्वायर नहीं कट गया, इनटू r स्क्वायर। क्या आप लोगों ने बेटा सेंटर ऑफ मास की बात सुनी ना, सेंटर ऑफ मास कह रहा हूं मैं, क्या आपने एक टर्म सुनी है रिड्यूस्ड मास, लिखेंगे तो हम यही, वी नो दैट, बट आई डोंट नो कि हम कितने, हमें पता भी हो जाए ना, वी नो दैट रिड्यूस्ड मास एक टर्म होती है, म्यू, बेटा ये होता है 1/μ इज m1/m1 प्लस 1/m2 होता है, तो m1 m2 एलसीएम ये कहलाता है रिड्यूस्ड मास बेटा, म्यू आ गया आपके पास m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये m1 m2 ये वाला, ये देखो रिड्यूस मास ही तो आ गया, ये m1 m2 डिवाइड बाई दिस, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है रिड्यूस मास का मतलब, इसका ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया बेटा म्यू r स्क्वायर। एक्चुअली पता है क्या होता है इसमें बेटा,
रिड्यूस्ड मास जो होता है, मतलब हम ये मान सकते हैं जो ये 2 पार्टिकल सिस्टम है ना मेरा, उसको हम एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम मान सकते हैं जिसका मास कितना होता है, म्यू होता है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम आ गया। नाउ अगर आप देखें बेटा ई एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, ये कितनी होती है, अभी लिखी थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको बेटा आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आई से डिवाइड कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इससे पहले की वैल्यू पुट करूं, ऊपर बन गया आई ओमेगा का स्क्वायर बाई 2i। किसको पता है आई इंटू ओमेगा क्या होता है? आई होता है मास की जगह, ओमेगा होता है वेलोसिटी की जगह, तो एम इंटू वी क्या होता है, याद करो। सर एल एल यस, एम और वी तो होता है मोमेंटम बेटा, लीनियर मोमेंटम। तो आई और ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। यस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बेटा, बिल्कुल सही है। एल स्क्वायर बाई 2i आ गया, ठीक है। और ये एल क्या बन गया हमारे पास, हमने कहा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द मॉलिक्यूल। ये याद रखना बेटा, एल जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और जो इसकी वैल्यू होगी बेटा वो वही जे की टर्म्स में जाएगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जे। जे ये नेट का इश्यू हो जाता है बेटा, एकदम से पता नहीं कैसे ट्रिप मार जाता है नेट चलते चलते ना। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा था बेटा हमारे पास कि ई जो होगा, ठीक है ना, आपने अभी लिखा एल स्क्वायर बाई 2i, मैंने कहा एल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये जे के टर्म्स में लिखोगे तो एल की वही वैल्यू अंडर रूट ऑफ, याद करो बेटा, जे प्लस 1, और इस यहाँ पर क्या होता था, एच कट, याद होगा ना, इट इज एच कट, एच अपॉन 2 पाई। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये जे प्लस 1, ठीक है, एच कट का स्क्वायर अपॉन 2i आ गया बेटा, ठीक है कि नहीं है। ओके, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं इसकी, इट इज जे प्लस 1, एच अपॉन 2 पाई होता है बेटा, तो एच स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और क्या ये 8 पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और आई की वैल्यू अभी निकाली थी बेटा आपने, म्यू आर स्क्वायर, वेर वो रिड्यूस्ड मास में पीछे जा रहा था, पर पीछे का मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरा तो स्क्रीन उड़ गई थी एक पॉइंट के लिए। तो आपके पास होगा बेटा नंबर, अब मुझे ध्यान नहीं, चलो 11 12 जो भी चल रहा था मैं डाल देता हूँ इसको। ये आ गया बेटा, इतनी एनर्जी हो गई हमारे पास, ठीक है। और हम एनर्जी को हमेशा किसके टर्म्स में रखते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अगर हम वेव नंबर के टर्म्स में बोलेंगे बेटा, वेव नंबर याद है 1/λ को बोलते थे आप, और 1/λ क्या होगा, एनर्जी अपॉन एच सी नहीं होगा, ई इक्वल टू hc/λ। वहां पर आप न्यू बार लिखते थे, बोर्स मॉडल ऑफ एटम के अंदर, याद करो बेटा, ये आता था आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा बेटा, हम इसको लिखेंगे एफ, रोटेशन वाले में एफ जे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ई अपॉन वही एच सी, वही है बस। ये एटम के लिए होता था, और मॉलिक्यूल में भी वेव नंबर वाला अलग टर्म्स में आएंगे, रोटेशन का अलग आएगा, अगले लेक्चर में वाइब्रेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग करवाऊंगा बेटा, वहां थोड़ा अलग आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बेटा, तो ये वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो एक एच से एच कट जाएगा बेटा, एक एच बचा ऊपर, नीचे 8 पाई स्क्वायर म्यू, ठीक है कि नहीं है, सी आर स्क्वायर, और आगे ऊपर क्या बचा बेटा, जे और जे प्लस 1, या इसको न्यूमेरिकल करने दो, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर बेटा, सी और आई, म्यू आर स्क्वायर को आई चलने दो बेशक से, क्योंकि एक सिस्टम के लिए एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा बेटा। तो ये सारे तो यहाँ ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट आ गया, जैसे वहां पे बोहर्स मैग्नेट्रॉन का एक कांस्टेंट नहीं आता था, उसी तरीके का कांस्टेंट है, इसको बी से ही डिनोट कर रहे हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर ये बोहर मैग्नेट्रॉन नहीं होगा, एफ जे जो होगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। इसको मैं बी लिख रहा हूँ, एंड दिस इज जे प्लस 1, वेयर बी जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर रोटेशनल कांस्टेंट, बस इट इज सम रोटेशनल कांस्टेंट। बी हमने ना वहीं से मतलब यू कैन से कि जैसे बोहर मैग्नेट्रॉन में लिखा था, वहीं से कंपेयर करते हुए लिख दिया हमने, म्यू भी लिखते थे वैसे वहां पे भी, रोटेशनल कांस्टेंट है बेटा, किसको लिखा हमने, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर सी आई। ना ये इक्वेशन से आप देख सकते हो बेटा कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। जैसे मान लीजिए जो जे की वैल्यू है वो सकती है 0, एफ जे क्या हुआ,
इट इज सिंपली क्या आ गया, 0 आ गया ना। फिर देखो जे की वैल्यू 1 पुट की मैंने, तो एफ जे मेरे पास सीधा कितना आया, यहाँ 1 पुट किया और यहाँ 2 पुट किया, तो सीधा 2, यानी कि देखो 0 के बाद सीधा 2 पी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉसिबल है। इनके बीच की वैल्यू एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसे जे की वैल्यू बेटा 2 निकाल दूं मैं, तो एफ जे जो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है, 2 और ये कितना हो गया बेटा 3, 6 भी आ गया। देखो ध्यान से गैप बढ़ गया, लेकिन 2b के बाद सीधा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी 6। यही तो क्वांटाइजेशन है, क्वांटा नो डिसकंटिन्यूटी, ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। 2b और 6b के बीच की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, तो सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज जहां पर आ जाए बेटा वही तो क्वांटम कहलाती है, क्वांटा कहलाता है आपका। तो इस तरीके से हम कहते हैं दिस शोज, 3 इनपुट कर दूंगा मैं, तो एफ जे जो आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 3 और 4, 12 भी आगे देखो। एंड दिस शोज कि भाई जो रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है इज क्वांटाइज्ड, रोटेशनल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ओके, समझ में आया बेटा। हमने कहा कि ये L²/2I था, ये I हाफ आई ओमेगा, ये रोटेशनल एनर्जी चल रही थी, इसको हमने वेव नंबर की टर्म्स में लिख लिया, वेव नंबर की टर्म्स में, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास E/hc, ये कुछ कांस्टेंट आ गया, इस सारे कांस्टेंट को बार बार लिखते रहो, यहाँ पर क्या फायदा, बस एक बी की टर्म्स में हमने लिख लिया बेटा। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि हमारी जो एनर्जी आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है बेटा। और यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल्स होंगे हमारे पास, सिलेक्शन रूल्स, क्लास वैसे ऑफ हो सकती है बीच में, जो सिलेक्शन रूल्स होंगे बेटा फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा या रोटेशनल ट्रांजिशंस, ठीक है। रोटेशनल ट्रांजिशंस इज डेल्टा न्यू, सॉरी डेल्टा जे, जे का रोल है ना बस खाली, तो वो क्या होता है बेटा आपका +-1 होता है। तो डेल्टा जे ही तो बच गया, बाकी सब खत्म ही हो गया इसके अंदर, सिर्फ किसका रोल आ रहा है आपके पास, इसका आ रहा है, जे का रोल आ रहा है, तो ठीक है ना। तो डेल्टा जे जो होगा बेटा वो कितना होगा आपका +-1 होगा हमारे पास, ठीक है कि नहीं। तो जब एक लेवल से हम दूसरे लेवल में जंप करेंगे बेटा, तो जो फ्रीक्वेंसी है होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी में लिखना चाहूं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन यूजिंग सिलेक्शन रूल्स, ठीक है, इन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि इसकी यूनिट जो आएंगी बेटा, अगर मैं पूछूं आपकी इसकी यूनिट निकालो एफ जे की, देखो बेटा एफ जे की यूनिट यहाँ से 1/λ वाली तो आएंगी, E/hc है, तो 1/λ सेंटीमीटर इनवर्स या क्या कह सकते हो आप, मीटर इनवर्स होती है कि नहीं होती है। तो बेटा न्यू रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इन रोटेशनल, ठीक है कि नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका एफ जे डैश माइनस एफ